मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। मित्रों, अब तक मैं आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 15 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 16 दायोनिसस शिवानी से वैष्णवी कमल लता तक का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। किशोरावस्था में शरद बाबू ने अनेक नाटकों में अभिनय करके प्रशंसा पाई थी। उस समय जनता को नाटक देखने का बहुत शौक था, लेकिन भले घरों के लड़के मंच पर आएं, यह कोई स्वीकार करना नहीं चाहता था। शरद बाबू थे जन्मजात विद्रोही, इसलिए वे बराबर अभिनय में रुचि लेते रहे। कलकत्ता और फिर बर्मा जाकर भी उनका यह शौक किसी न किसी रूप में जीवित रहा। रंगून में उन्होंने विल्वमंगल थिएटर की स्थापना का प्रयत्न किया था, परंतु गायिका विधुबाला की आकस्मिक मृत्यु से इस थिएटर की भ्रूण हत्या हो गई। अभिनय में इतनी रुचि न रहने पर उन जैसे कृतिकार के लिए यह स्वाभाविक था कि उनके मन में स्वयं नाटक लिखने की लालसा जागती। जिस समय वे अप्रसिद्ध के अंधकार से बाहर आए, उस समय उन्होंने अपने परम मित्र प्रमथनाथ को एक पत्र में लिखा था, मैंने भी एक नाटक लिखने का निश्चय किया है। यदि अच्छा हो तो क्या उसका किसी थिएटर में अभिनय हो सकता है? लेकिन ऐसा लगता है कि यह मात्र प्रस्ताव होकर रह गया। वे नाटक नहीं लिख पाए। फिर धीरे धीरे इस ओर से उनका मन हटता गया। लगभग 15 वर्ष बाद जब उनके प्रशंसकों ने उनके उपन्यासों के आधार पर नाटक लिखने की बात उठाई, कुछ ने ऐसा करने का प्रयत्न भी किया, तो उनका ध्यान फिर इस ओर आकर्षित हुआ। श्री अक्षय चंद्र सरकार को इस संबंध में उन्होंने एक पत्र में लिखा, मेरे उपन्यासों को नाटक बनाकर अभिनय करने के संबंध में साधारण नियम इतना ही है कि वह नाटक छपाया न जा सकेगा और कोई व्यापारी थिएटर वाला उससे अर्थोपार्जन नहीं कर सकेगा। यदि यह न हो तो शौक से अभिनय करने और उसके लिए टिकट बेचने में मेरी कोई मनाही नहीं है। किन्हीं सज्जन ने दत्ता उपन्यास के आधार पर एक नाटक तैयार किया था। शरद बाबू ने स्वयं उसमें संशोधन किए और उसका नाम रखा विजया। वे मानते थे कि नाटक बनाने के लिए उपन्यास की कथा को नया रूप देना होगा और यह काम उनके अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन यह नाटक आसानी से नहीं लिखा जा सका। उनके प्रकाशक हरिदास चट्टोपाध्याय जब उनसे निराश हो गए तो उन्होंने किसी और से उसे लिखा लेना चाहा। शरद बाबू ने जवाब दिया, आप उसे दूसरे से लिखा लेना चाहते हैं, लेकिन क्या वह मुझसे जल्दी कर सकेगा? अनेक असुविधाएं उसे होंगी। बीच में लेखक के स्वयं न रहने से उनका दूर होना कठिन ही समझता हूँ, और अभिनय की दृष्टि से भी वह बहुत अच्छा होगा, उसकी भी आसान नहीं रखता। मेरा अपना लिखा होने से वह बाधा नहीं रहती और मैं भी एक नाटक विजया नाम से प्रकाशित कर सकता। दूसरे का लिखा होने से तो वह नहीं कर सकूंगा। प्रथम अंक प्रबोध गुह देखने को ले गए थे, सो दिया ही नहीं। कापी थी, उसको अभिनय उपयोगी करके लिखना आरंभ किया था कि इसी समय विघ्न आ पड़ा। पर विलंब होने से अर्थात विजया की आशा में बहुत क्षति होगी। व्यर्थ ही अभिनेताओं को वेतन देना पड़ रहा है। इस हालत में क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पर एक तरह से पूरी पुस्तक तैयार है, केवल थोड़ा बहुत रद्दो बदल और थोड़ा सा लिखकर कॉपी करवानी है।
अगर इस बीच में अच्छा हो गया तो अवश्य ही कर डालूंगा। कुछ दिन पहले आपने यह फैसला किया होता तो कुछ बात ही नहीं थी। पुनश्च देखने के लिए पहले हिस्से को तुलू के हाथ भेज रहा हूं। इसे देखकर अगर समझें कि बाकी हिस्से को आप लिखा सकेंगे तो मुझे जताना। शरद बाबू नाटक नहीं लिख सके, लेकिन अपनी अक्षमता को स्वीकार करते हुए भी उनके मन में विश्वास था कि वे लिख सकते हैं। यह विश्वास पशुपति चट्टोपाध्याय को लिखे एक पत्र में प्रकट हुआ है। नाटक शायद मैं लिख सकता हूँ, कारण नाटक की जो अत्यंत प्रयोजनीय वस्तु है उस कथोपकथन को लिखने का अभ्यास मुझे है। बात कैसे कहनी चाहिए, कितनी सरल बनाकर कहने से वह मन पर गहरा असर करती है, इस कौशल को नहीं जानता। ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर चरित्र या घटना निर्माण की बात कहते हो तो उसे भी कर सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास। नाटक में घटना या सिचुएशन तैयार करनी पड़ती है। चरित्र सृजन के लिए ही चरित्र सृजन दो तरह से हो सकता है। एक है प्रकाश, अर्थात पात्र पात्री जो है उसी को घटना परंपरा की सहायता से दर्शकों के सम्मुख उपस्थित करना, और दूसरा है चरित्र का विकास, अर्थात घटना परंपरा के अंदर से उसके जीवन में परिवर्तन दिखाना। यह अच्छाई की ओर हो सकता है या बुराई की ओर। मान लो कोई आदमी 20 साल पहले विल्सन होटल में खाना खाता है, झूठ बोलता था और दूसरे बुरे काम भी करता था। आज वह धार्मिक वैष्णव में है। बंकिम चंद के शब्दों में पत्तल पर मछली का रस गिर जाता है तो उसे हाथ से पोंछ देता है। फिर भी हो सकता है कि यह उसका दिखावटीपन न हो, सच्चा आंतरिक परिवर्तन हो। कुछ घटनाओं के कारण या 10-5 भले आदमियों के संपर्क में आकर उनसे प्रभावित होकर वह सचमुच ही बदल गया हो। अतः वह 20 वर्ष पहले जो था वह भी सत्य है, और आज जो हो गया है वह भी सत्य है। नाटक में इसी को रचना के अंदर से पाठक या दर्शक के सम्मुख ऐसे उपस्थित करना होगा कि यथार्थ दिखाई दे। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रचना में इस परिवर्तन का कारण कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। काम कठिन है। और एक बात, उपन्यास की तरह नाटक में लचीलापन नहीं है। उसे एक निश्चित समय के बाद आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। एक के बाद दूसरी घटना को सजाकर नाटक को दृश्यों या अंकों में विभाजित करना, वह भी चेष्टा करने पर शायद दुस्साध्य नहीं होगा। फिर भी वे नाटक क्यों नहीं लिखते, इसकी चर्चा करते हुए इसी पत्र में वे कहते हैं, लेकिन सोचता हूँ करके क्या होगा। जो नाटक लिखूंगा उसे मंचस्थ कौन करेगा? शिक्षित समझदार अभिनेता अभिनेत्री कहाँ हैं? नाटक की नायिका बनेगी ऐसी एक भी तो अभिनेत्री नजर नहीं आती। इसी प्रकार के नाना कारणों से साहित्य की इस दिशा में पैर रखने की इच्छा नहीं होती। आशा करता हूँ किसी दिन वर्तमान रंगमंच की यह कमी दूर होगी, लेकिन शायद हम इसे आंखों से नहीं देख सकेंगे। अवश्य अगर वास्तविक प्रेरणा आई तो शायद कभी लिख भी सकूं, लेकिन अधिक आसान नहीं रखता। उन्होंने कहा, थिएटर केवल आनंद के लिए ही नहीं है, लोक शिक्षण का कार्य भी करता है। लेकिन अगर देश के नाट्यकारों ने इस सत्य को प्रतिपादित करते हुए कभी ऐसा नाटक लिखा है तो वह फौरन ही शांति रक्षा के नाम पर आइन की आड़ में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है। इसी कारण सत्य से वंचित हमारी नाट्यशाला आज देश के सामने ऐसी लज्जित, व्यर्थ और अर्थहीन है। संभवतः इसी कारण उन्होंने नाटक लिखने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। केवल दत्ता, पल्ली समाज और देना पावना, इन तीन उपन्यासों के नाट्य रूप तैयार किए। सोडसी देना पावना का रूपांतर है। इसका प्रथम रूप कवि शिवराम चक्रवर्ती ने तैयार किया था। अंतिम रूप दिया स्वयं शरद बाबू ने। भारती में वह इन्हीं के नाम से प्रकाशित हुआ और पारिश्रमिक रूप में 300 रुपये मिले। उनमें से 100 रुपये उन्होंने शिवराम चक्रवर्ती को दे दिए।
नाट्य मंदिर के रंगमंच पर सोटसी का निर्देशन उस समय के सुप्रसिद्ध निर्देशक श्री शिशिर भादोड़ी ने किया। मुख्य पात्रों की भूमिका में जीवानंद के रूप में स्वयं शिशिर भादोड़ी मंच पर आए। सोटसी का अभिनय अभिनेत्री चारूबाला, राय साहब का योगेश बाबू और सागर सरदार का मनोरंजन भट्टाचार्य ने किया। शिशिर और चारू का अभिनय शरदचंद्र को बहुत पसंद आया। मित्रों से उन्होंने उसकी बार बार प्रशंसा की है, लेकिन उन्हें इस बात का सदा दुख रहा कि अपनी इच्छा के विरुद्ध शिशिर बाबू के कहने पर उन्हें नाटक को दुखांत बनाना पड़ा। उपन्यास में कहानी का अंत सुखद है। नाटक में जीवानंद को मारने की सार्थकता वे कभी स्वीकार नहीं कर सके। सोडसी का संदेश उसके जीवित रहने में जिस प्रकार सार्थक होता है, उस प्रकार मरने में नहीं। उन्होंने इस संबंध में शिशिर को एक पत्र भी लिखना शुरू किया था, लेकिन फिर उसे पूरा नहीं किया, क्योंकि वे जान गए थे कि थिएटर के सभी लोग एक जैसे हैं। उन्हें केवल सस्ते ड्रामेटिक इफेक्ट की चिंता है। यह नाटक एक और कारण से महत्वपूर्ण है। कई बार कवि गुरु रविंद्रनाथ से उनका मनोमालिन्य हुआ। उसके अनेक कारणों में एक कारण यह नाटक भी रहा है। नाटक में गीतों की आवश्यकता होती है। सोडसी के लिए गीत लिख देने की प्रार्थना उन्होंने कवि गुरु से की थी, परंतु व्यस्तता के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। असमर्थता प्रकट की। शरद बाबू इस कारण को स्वीकार नहीं कर सके। बहुत पहले से मन के किसी कोने में यह बात बैठ गई कि रविन्द्रनाथ जानबूझकर उनकी उपेक्षा करते हैं। फिर भी मान अभिमान की चिंता न करते हुए जब सोडसी का प्रकाशन हुआ, तब उसकी एक प्रति उन्होंने गुरुदेव को भेजी और चाहा कि वे अपनी सम्मति दें। नाटक पढ़कर कवि गुरु ने लिखा, तुम्हारी खोडसी मिली। बंगला साहित्य में नाटक जैसे नाटक नहीं है। अगर मुझ में नाटक लिखने की शक्ति होती तो मैं कोशिश करता, क्योंकि नाटक साहित्य का एक श्रेष्ठ अंग है। मेरा विश्वास है कि तुम में नाटक लिखने की शक्ति है। भीतर की प्रकृति और बाहर की आकृति में दोनों जब सचमुच मिलते हैं, तभी चरित्र चित्रण सुंदर होता है। मेरा विश्वास है कि यदि तुम्हारी कलम ठीक तरह से चले और रूप के साथ भाव का तालमेल बैठा सकें, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम में देखने की शक्ति है, चिंतनशील मन है। इसके अतिरिक्त देश के लोक चरित्र के संबंध में तुम्हारी अभिज्ञता का क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन तुम यदि वर्तमान के दावे और जनसमूह की अभिरुचि को नहीं भूल पाते, तो तुम्हारी इस शक्ति में व्यवधान पड़ेगा। जो सचमुच बड़ा साहित्य है, उसका परिप्रेक्ष्य दूरव्यापी है। जो उसके साथ तालमेल बैठा सकता है, वही साहित्य टिक सकता है। पर जब आसपास के लोगों का शोर दीवार बनकर संकीर्ण परिवेश में उसको अवरुद्ध करता है, तब वह कुंठित और असत्य हो जाता है। सोडसी में तुमने वर्तमान काल को प्रसन्न करना चाहा है, उसका मूल्य भी पाया है, लेकिन अपनी शक्ति के गौरव को खूब कुंठित किया है। जिस सोडसी का निर्माण किया है, वह इस काल की फरमाइश है, मन से गढ़ी हुई वस्तु है। वह अंतर और बाहर का सत्य नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि इस प्रकार की भैरवी नहीं हो सकती, किंतु होने पर जिस भाषा और जिस ढांचे के बीच में उसका निर्माण होता, वह आजकल के अखबार पढ़े हुए चेहरों में नहीं मिलती है। जिस कहानी में हमारे गांव की सच्ची भैरवी आत्मप्रकाश कर पाती, वह यह कहानी नहीं है। सर्जक के रूप में तुम्हारा कर्तव्य था कि इस भैरवी को एकांत सत्य बना देते। लोक रंजन के लिए आधुनिक काल की चलती भावुकता से पूर्ण कहानी की रचना नहीं करनी थी। जानता हूं मेरी बात से तुम्हें गुस्सा आएगा, किंतु तुम्हारी प्रतिभा में मुझे श्रद्धा है, तभी सरल मन से अपनी राय दे रहा हूं। नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम साहित्य के बड़े साधक हो। इंद्र यदि सामान्य प्रलोभन से तुम्हारा तपोभंग करते हैं, तो वह नुकसान साहित्य का है। तुम वर्तमान से मूल्य प्राप्त करके खुश हो सकते हो, किंतु शाश्वत काल के लिए क्या दे पाओगे?
शरद बाबू गुरुदेव की इस धारणा से सहमत नहीं हो सके। अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा। यद्यपि इस पत्र में आवेश और उफान नहीं है, फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि उन्हें गुरुदेव की बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने लिखा, यह नाटक मेरे एक उपन्यास को लेकर लिखा गया है, इसलिए उपन्यास में जितनी बात कह पाया, चरित्र चित्रण के लिए जितनी घटनाओं का समावेश कर पाया, नाटक में उतना नहीं कर सका। काल की दृष्टि से नाटक का परिसर छोटा है, व्याप्ति की दृष्टि से भी इसका स्थान संकीर्ण है। यह बात लिखते समय मैंने भी बार बार अनुभव की थी, यह ठीक नहीं हुआ। फिर उपन्यास जब इसका आधार है, तब ठीक किस प्रकार यह हो सकता है, यह नहीं सोच सका। सोचता हूँ उपन्यास से नाटक तैयार करने पर ऐसे ही होता है। एक और काम आसान हो जाता है, दूसरी ओर गलती भी बहुत होती है। ऐसा ही हुआ है। एक और कारण है, इस जीवन में नाना अवस्थाओं से गुजरने पर आंखों में बहुत सी वस्तुएं आती हैं। आपने इसी को इस देश के लोक चरित्र के संबंध में मेरी अभिज्ञता कहा है, किंतु बहुत कुछ देखना और जानना साहित्य के लिए अच्छा है या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। अभिज्ञता केवल शक्ति ही नहीं देती, उसका हरण भी करती है। एवं सांसारिक सत्य साहित्य का सत्य नहीं हो सकता। जान पड़ता है, यह पुस्तक उसका उदाहरण है। इसको मैंने एक ऐसी घटना के आधार पर लिखा है जिसको मैं घनिष्ठता से जानता हूँ। यह ज्ञान ही मेरी मुसीबत हो गया है। लिखते समय कदम कदम पर जिरह करके उसने मेरी कल्पना के आनंद और गति में बाधा ही नहीं दी, उन्हें विकृत भी किया है। सत्य के साथ कल्पना को मिश्रित करने पर लगता है ऐसा ही होता है। दुनिया में अचानक या सचमुच जो कुछ होता है, उसको उसी रूप में लिखना इतिहास हो सकता है, साहित्य नहीं हो सकता। किंतु सत्य के साथ कल्पना मिलाकर मेरी षोडशी का जन्म हुआ है। इस उपाय से साधारण जनता से तो बहुत आदर पाया है, किंतु आपसे मूल्य नहीं पा सका। आपने ठीक ठीक क्या कहा वह मैं नहीं समझ सका। आपने परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया है। छवि आंकते समय इतनी दूर से बड़ी वस्तु छोटी, गोल वस्तु चपटी, ठिगनी वस्तु लंबी और सीधी वस्तु बाकी दिखाई देती है। इतनी दूर कौन से स्थान में वस्तु के आकार प्रकार में कैसा और कितना परिवर्तन होगा, उसका एक बंधा हुआ नियम है। कैमरा जैसे यंत्र को भी उस नियम से छुट्टी नहीं मिलती, परंतु साहित्य का तो ऐसा कोई बंधा हुआ नियम नहीं है। यह सब लेखक की रुचि और विचार बुद्धि पर निर्भर करता है। अपने आप को कहाँ और कितनी दूर खड़ा करना होगा, इसका कोई निर्देश पाने का रास्ता नहीं है। इसलिए मूर्ति का परिप्रेक्षित और साहित्य का परिप्रेक्षित कथा की दृष्टि से एक होने पर भी कार्य की दृष्टि से एक नहीं है। इसके अतिरिक्त साहित्य में वर्तमान काल जितना बड़ा है, भविष्य किसी भी तरह ठीक उतना बड़ा सत्य नहीं है। नर नारियों का जो एक निष्ठ प्रेम है, उसको लेकर इतने समय से इतने काव्य लिखे गए। मनुष्य ने इतनी तृप्ति पाई है, आँखों का इतना जल बहाया है। वह भी हो सकता है एक दिन हंसी का व्यापार हो जाएगा। अंततः यह संभव नहीं है, किंतु ऐसा होने पर भी आज तो कल्पना में भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। रामायण में राम रावण के युद्ध के ब्यौरे ने बहुत जगह ली है। राक्षस और बंदरों ने मिलकर किस प्रकार की लड़ाई की, किसने कौन सा अस्त्र मारा, इस संबंध में कितने ही नाम तथा कितने ही प्रकार के वर्णन आते हैं। किसका हाथ, किसका पैर और किसका गला कट गया, यह भी उपेक्षित नहीं हुआ है। युद्ध क्षेत्र में यह बौरा न तो छोटा है न तुच्छ है, और शायद उस जमाने की भीड़ ने कवि के निकट यह ब्यौरा मांगा भी था और पाकर लोगों को अकृत्रिम आनंद भी मिला। पर आज इतने दिनों के बाद युद्ध क्षेत्र और युद्धार्थी वीरों का युद्ध कौशल बिल्कुल तुच्छ हो गया है। साहित्य के सुदूर विस्तृत परिप्रेक्षित से शायद आपने उसी प्रकार की किसी बात का इंगित किया है।
मैंने कभी पहले नाटक नहीं लिखा। अब दो एक लिखने की इच्छा होती है, किंतु बाधाएं भी बहुत हैं। मेरे उपन्यासों पर विचार पाठक समाज ने किया है, उसका क्षेत्र प्रशस्त है, किंतु नाटकों के परीक्षक कौन हैं यह समझना कठिन है। थिएटर वाले या बुद्धू दर्शक, कहाँ उसकी हाई कोर्ट है यह कोई नहीं जानता। रामायण महाभारत या उन्हीं की तरह प्रतिष्ठित टाड साहब के राजस्थान से कथानक लेकर नाटक लिखने पर परीक्षा में पास हुआ जा सकता है, लेकिन आपसे तो ताड़ना ही पानी होगी। आपने मेरी शक्ति का उल्लेख करके लिखा है, तुम यदि वर्तमान काल के दावे और लोगों की भीड़ की अभिरुचि नहीं भूल सके तो तुम्हारी इस शक्ति में व्यवधान पड़ेगा। आप बहुत से कामों में व्यस्त हैं, किंतु मेरी बड़ी इच्छा है कि आपके पास जाकर इस बात को ठीक तरह से समझ लूं। कारण वर्तमान काल भी एक बड़ी वस्तु है, इसका दावा न मानने से दंड मिलता है। इसके उत्तर में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा, तुम में प्रतिभा है, इसलिए मैं तुमसे मांग करता हूँ। वह मांग साहित्य की तरफ से मांग है। बहुत से मामलों में एक एक युग के वर्तमान का भोग वर्तमान काल में ही समाप्त हो जाता है, पर साहित्य में प्रत्येक जाति चिरकाल की संपत्ति की कामना करती है। इस संपत्ति को सृजन करने की जिनमें क्षमता है वे वर्तमान के किसी प्रलोभन में न आ जाएं और उनका तपोभंग न हो, यही हम लोग तहे दिल से चाहते हैं। जो लोग संसार में केवल वर्तमान काल की मांग की पूर्ति करने आए हैं उनकी संख्या असीम है। उनको प्रचुर परिमाण में नगद विदाई मिलती है। उन लोगों की मजलिस क्षणिक उत्सव के लिए तैयार की हुई बांस की खपचियों से भरी मजलिस है। यदि तुम वहाँ पैर रखो तो उससे तुम्हारी जाति चली जाएगी। तुमने लिखा है कि वर्तमान भी बहुत बड़ी वस्तु है। वहाँ पर वह सचमुच ही बहुत बड़ी वस्तु है जहाँ अनुपस्थित काल में भी उसका प्रवेशाधिकार है। वर्तमान काल का एक बहुत बड़ा अंश है जो क्षण जीवियों का है। आधुनिक डेमोक्रेसी के युग में साहित्य के दरबार में गला फाड़ फाड़ कर वे अपनी मांग पेश करते रहते हैं। इस युग में इस मांग से बचकर निकल जाना एक बहुत कठिन समस्या हो गई है। पहले के युगों में यह समस्या इतनी कठिन नहीं थी। आज के युग की राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति के प्रचलित नारे बराबर मुंह दर मुंह ध्वनि प्रतिध्वनित होते रहते हैं। तुम्हारे सदृश साहित्यकारों को ऐसे लोगों से कहना चाहिए कि तुम लोगों का नारा मेरा नारा नहीं है। अलहैत दासुराय के ज़माने में उस समय के काल ने दासुराय को प्रचुर पुरस्कार दिया था, पर उस काल ने जिस चेक पर दस्तखत किया था उसे आधुनिक काल के बैंक में कैश नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मैमनसिंह के गाथा काव्य और लोक साहित्य की मियाद अब भी खत्म नहीं हुई है। वह अशिक्षित लोगों की सहज भाषा में रचित है, फिर भी उसकी भाषा चिरकाल की भाषा है। मैंने तुम्हारी जो कहानियाँ आदि पढ़ी हैं उसमें तुमने बिना किसी आयास के चिरकाल के सत्य को मूर्त किया है। भीड़ की वाड़ी तुम्हारी वाड़ी में प्रविष्ट होकर सत्य के चित्रण पर अपनी छाप नहीं मार सकी है। उस समय तुम भीड़ से दूर थे, पर इस समय तुम जो कुछ लिखते हो उसे पढ़ते हुए मुझे भय लगता है कि मैं कहीं यह आविष्कार न कर बैठूं कि तुम्हारी लेखनी पर तुम्हारी जानकारी या गैर जानकारी में भीड़ का भार बैठ गया है। वह इतनी बड़ी हानि है कि उसे मैं अपनी आंख से देख नहीं सकता। तुम्हारे नाटक के जिस परिप्रेक्षित की बात मैंने बताई है वह नाटक के कथानक के संबंध में है। तुमने जो कुछ कहना चाहा है उसे यदि उसकी परिस्थितियों के साथ संगत करके कहते तो उससे वह भाषा और घटना में दूसरे ही रूप में सामने आता। मूल बात बनी रहती पर रूप बदल जाता। कला के विषय के साथ रूप का सामंजस्य हो तभी वह सत्य होता है। मैंने तुम्हारे इस नाटक के संबंध में जो मत व्यक्त किया, यदि वह तुम्हें असंगत जचे
तो उसे मन से एकदम निकाल दो। तुम्हारी सृष्टि का आदर्श तुम्हारे अपने ही मन में है। यदि तुमने उसकी रक्षा की है तो कुछ नहीं कहना है, पर यदि भीड़ के भोड़े भुलावे में तुम्हारी लेखनी विकृत हुई है तो वह चिंतनीय है। इन दिनों मैं कलकत्ते में हूँ। यदि किसी दिन भेंट हो तो आमने सामने बैठकर आलोचना हो सकती है। शरतचंद्र नाटककार नहीं थे, परंतु उनके उपन्यासों के नाट्य रूपांतरों ने बंगाली रंगमंच की दुर्दिन में रक्षा अवश्य की। दूरदर्शी रविंद्रनाथ ने उनकी शक्ति को व्यर्थ नहीं सराहा था। रचनाओं की लोकप्रियता, कथा में नाटकीय तथ्यों की प्रधानता, पारिवारिक वातावरण और पात्रों में आत्मीयता, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, यथार्थवादी अंतर्दृष्टि, प्रसाद गुण, प्रांजल सरल अंतरस्पर्शीय भाषा, कितने सारे गुण उस शक्ति का आधार थे। लेकिन एक अवगुण भी था, हृदय पक्ष का असाधारण महत्व, अर्थात भावुकता की प्रधानता। इसलिए चरम परिणति न्यायसंगत नहीं रह पाती थी। उनके नाटकों में षोडशी सर्वश्रेष्ठ है, इसका गठन कौशल निर्दोष है और कथा में माधुर्य है। लेकिन दूसरे नाटक उतने सफल नहीं हो सके। बहुत पहले श्री भूपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने विराज बहू का नाट्य रूपांतरण किया था। स्टार थिएटर के मंच पर इसका अभिनय भी हुआ था, लेकिन शरद बाबू का इस रूपांतर से कोई संबंध नहीं था। इसी तरह देवनारायण गुप्त ने रामेर सुमति का नाट्य रूपांतरण किया, वह भी बहुत सफल हुआ। पल्ली समाज का रूपांतरण किया था उनके प्रकाशक श्री हरिदास चट्टोपाध्याय ने। आर्ट थिएटर द्वारा इस स्टार के रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। बाद में इसका परिवर्तित रूप रमा के नाम से प्रकाशित हुआ। शरद बाबू ने इस पर काफ़ी परिश्रम किया था। शिशिर भादुड़ी ने इसी परिवर्तित रूप को नाट्य मंदिर में बड़ी सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। अंधारो आलो उनकी एक बहुत साधारण कहानी है। उसके आधार पर कई वर्ष पूर्व एक निर्वाक चलचित्र तैयार किया गया था। सवाक चलचित्रों का तब तक प्रचलन नहीं हुआ था। उसके निर्माण काल में शरद बाबू ने उसमें रुचि ली थी। इस फिल्म की काफ़ी चर्चा हुई। बहुत से लोगों ने इसकी गदगद भाव से प्रशंसा की। हिंदी लेखक श्री लीलाचंद जोशी ने भी इस फिल्म को देखा था। जब वे शरतचंद्र से मिलने के लिए गए तो उन्होंने जोशी जी से पूछा, तुम्हें फिल्म कैसी लगी, सच बताना। सकुचाते हुए जोशी जी ने धीरे से उत्तर दिया, किसी अच्छी साहित्यिक कहानी की स्पिरिट को फिल्म में उसी खूबी से उतार लाने की कला बहुत कठिन है। कोई विदेशी फिल्म भी अभी तक सफल नहीं हो पाई। इसलिए उच्च कोटि की साहित्यिक कला के मान से इस पर विचार करना उचित नहीं है। यदि करेंगे तो अंधारे आलो को लेकर बड़ी निराशा होगी। लेकिन मुझे तो शिकायत कुछ दूसरी ही बात से है। उत्सुकता से शरतचंद्र ने पूछा, किस बात की? फिल्म निर्माता ने आपकी इसी कहानी को क्यों फिल्म के उपयोग समझा? साहित्यिक दृष्टि से इससे कहीं अच्छी आपकी और बहुत सी कहानियां हैं जो चित्रपट बनाने की दृष्टि से भी अधिक उपयुक्त है। क्या अंधारे आलो साहित्यिक दृष्टि से भी तुम्हें नहीं जचती? जचती है, फिर भी उसमें आपकी कला का निखरा हुआ रूप नहीं मिलता। कहानी में अवास्तविकता, कृत्रिमता और अपरिपक्वता के स्पष्ट चिन्ह मिलते हैं। लगता है यह कहानी आपने प्रारंभिक प्रयास के युग में लिखी होगी। नहीं, तुम्हारी यह धारणा एकदम गलत है। यह कहानी मैंने तब लिखी थी जब मेरे विचार परिपक्व हो चुके थे और मेरी लेखन शक्ति पूर्णतया विकसित हो चुकी थी। अकृत्रिम आश्चर्य से जोशी जी ने कहा, अच्छा, मैं तो समझता था कि देवदास से पहले ही आपने उसे लिखा होगा, पर तुम्हें इसमें अपरिपक्वता और अकृत्रिमता कहाँ नजर आने लगी? यह तो तुमने बताया ही नहीं। जोशी जी ने विस्तार से कहानी की चर्चा करते हुए उसे अमनोवैज्ञानिक और अवास्तविक सिद्ध करने का प्रयत्न किया। कई क्षण तक शरद बाबू गंभीर भाव से सोचते रहे, फिर बोले,
तुम्हें आशा क्यों करते हो कि कोई औपन्यासिक सत्य जीवन के सत्य के अनुरूप ही होना चाहिए? क्या तुम यह चाहते हो कि उपन्यास जीवन का फोटो बनकर रह जाए? जो संभाव सत्य है उसके लिए भी उपन्यास या कहानी में गुंजाइश रखनी ही होगी, और फिर किसी विशेष आदर्श को उपस्थित करने के लिए यदि यथार्थ को तोड़ना मरोड़ना भी पड़े तो इसमें कोई अनौचित्य मैं नहीं मानता। जोशी जी ने उत्तर दिया, आदर्श का विरोध मैं नहीं करता। मैं यह भी नहीं मानता कि कोई कहानी या उपन्यास जीवन का फोटो होना चाहिए, पर जो आदर्श यथार्थ के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं होता, आज के जीवन में उसका कोई मैं मूल्य मानने को तैयार नहीं हूँ। इसी कारण रूस के आदर्शवादी कलाकारों ने यथार्थ को बड़ी बारीकी से अपनाया है। आदर्शवादी होने पर भी टॉलस्टॉय ने प्रत्यक्ष जीवन की सच्चाई को, यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। मैं जोला की कोटि के प्रकृतिवादी कलाकारों को विशेष महत्व नहीं देता। वे जीवन के अच्छे और गंदे सभी पहलुओं को वैसा ही चित्रण कर देने में अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं और उस चित्रण को किसी आदर्श की स्थापना के लिए साधन न मानकर अपने आप में साध्य मानते हैं। पर आदर्श की स्थापना के लिए जीवन की सच्चाई पूर्णतः आवश्यक है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। शरद बाबू सहमत नहीं हो सके, लेकिन बड़े शांत भाव से उन्होंने कहा, तुम्हारे दृढ़ विश्वास को खंडित करने की प्रवृत्ति इस समय मुझ में नहीं जग रही है और न कोई उपयुक्त तर्क ही मुझे सूझ रहा है। पर मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि यथार्थवादी लेखकों की टेक्निक को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। वह मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है और न वह उस जीवन के चित्रण और उस आदर्श की स्थापना के लिए उपयुक्त है जो मुझे अभीष्ट है। जोशी जी ने इस अप्रिय प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाया, उचित भी नहीं था, लेकिन जहाँ तक उनकी शिकायत का संबंध है वह सही है। कहानी में एक वेश्या का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, परंतु वह अत्यंत आकस्मिक और अवास्तविक है। छोटी सी कहानी में परस्पर विरुद्ध भावों को प्रस्फुटन इस प्रकार हुआ है कि वह अति नाटकी ही लग सकता है। उसे विश्वसनीय बनाने के लिए बड़े आयाम की आवश्यकता थी, इसीलिए विस्तृत विश्लेषण के अभाव में वह सहज नहीं हो सका। कहा जा सकता है कि उसकी कथा वस्तु उपन्यास के लिए अधिक उपयुक्त है। शरद बाबू ने छोटी कहानियां अपेक्षाकृत कम लिखी हैं। उनकी प्रतिभा का वास्तविक क्षेत्र उपन्यास ही है। अवाक चलचित्रों के उस युग में अंधारों आलों के अतिरिक्त चंद्रनाथ, देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन और स्वामी के आधार पर चित्रपट तैयार किए गए थे। ऐसा लगता है उन्होंने अपनी कुछ कहानियों के आधार पर चित्र बनाने के अधिकार 15 वर्ष के लिए मंडन थिएटर को बेच दिए थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 16 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।